स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी राजपूत। और मैं अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। तो मैं आपको बता देती हूँ विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग संधि का अर्थ होता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ विसर्ग होता क्या है। विसर्ग ये जो दो बिंदु होते हैं ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़ा बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इनको हम विसर्ग कहते हैं। और जो इसकी ध्वनि होती है वो है से निकलती है। कैसे निकलती है? है से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुनः लिख रही हूँ, पुन लिख रही हूँ तो ये पुन है, लेकिन अगर मैंने इसके पीछे विसर्ग लगा दिया तो ये पुनः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनः, यानी कि है की ध्वनि निकलती है विसर्ग संधि में। इतना क्लियर हो गया आपका कि विसर्ग संधि की जो ध्वनि होती है वो क्या निकलती है? से निकलती है। और दूसरा कि इसे विसर्ग संधि कहते हैं, सॉरी विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बारे में तो पता चल गया। विसर्ग कहते किसे हैं? जो दो बिंदु होते हैं वो है की ध्वनि निकालते हैं, उनको हम विसर्ग कहते हैं। पहला जो हमारा विसर्ग संधि संबंधी जो नियम है वो है विसर्ग संधि में ओ का हो जाना, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ हो जाना कैसे होता है? हमें अपने सारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये सारे याद हैं और उन्हीं के नियम हमारे इन संधियों में शुरू से लेकर अब तक चलते आए हैं और इसमें भी चलेंगे, ठीक है। तो हमारा ओ का नियम क्या है? ओ का नियम है यदि ए प्लस ए, ओ का नियम ए प्लस ए या ये रे ले वे, या तीन है इसके, तीन इसके नियम हैं। या तो ए प्लस ए आ जाए, या ये रे ले वे आ जाए, या हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? ओ का नियम, ठीक है। उसमें ओ का नियम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बताया था आपको पुनः, पहले पुन लिखते हैं लेकिन अगर उसके पीछे विसर्ग लग जाए तो वो ह की साउंड निकालता है, पुनः। प्लस में बल, तो क्या हो गया? अब मैंने क्या बताया था? तीसरा है किसका? पांचवे का तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण, पांचवे वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया तो क्या हो गया? पुनोबल। अरे ऐसे मने कर लेना, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? मनोबल, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया? मनोबल। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे तपोबल, तप है प्लस में बल, और मनोहर तो मन है प्लस में हर, मनोहर। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? ओ संबंधी नियम के। ध्यान रखना, ओ संबंधी नियम का एग्जाम्पल रे से भी मिलता है, यानी कि संधि, विसर्ग संधि का रे से रे हो जाना, विसर्ग संधि का रे हो जाना। ओ में और रे में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं रे का नियम बता देती हूँ आपको। जो रे का नियम है उसमें ए और आ नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या बताया था? ओ का नियम कि इसमें क्या आएगा? ये रे ले वे, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, क्योंकि विसर्ग संधि में पहला जो पद होता है उसके पीछे विसर्ग आएगी, वो पहचान इसकी यही होती है। ये विसर्ग संधि है कि उसके पीछे क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद के लिए ये नियम लागू होते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। अगर हमें किसी ने दे दिया मनोहर तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विसर्ग संधि है? तो इसके नियम से पता चलेगा। ओ की आवाज आ रही है ना, और क्या है? तीसरा चौथा पद है, किसका है? मन है प्लस में हर, ठीक है। और इसमें देखिए रे संबंधी नियम, रे संबंधी नियम क्या है? रे का नियम, ए में ये नियम आ गया, प्लस में तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का वर्ण, प्रत्येक वर्ग,
और रे में भी यही नियम लगेगा, सेम यही। लेकिन रे में क्या होगा, ए और आ को छोड़कर उ ई आएंगे। बस यही उसमें बदलाव होगा कि पहला जो पद होगा उसमें मात्रा होगी ए उसकी, ई की और ऊ की। ये हमारा रे संबंधी नियम है, बस उसमें इतना ही बदलाव है। और सबसे बड़ी उसकी पहचान कैसे होगी कि ये ओ नहीं है, ये रे वाला नियम है। सबसे बड़ी पहचान होगी कि जो हमने लिखा है मन है प्लस में बल, ठीक है, तो मन का भी मतलब होता है और बल का भी मतलब होता है। लेकिन रे संबंधी नियम का एक एग्जांपल देके बताती हूँ आपको, जैसे नी प्लस में आशा, इसमें क्या है, नी का कोई मतलब नहीं होता, ये रे संबंधी नियम है। जितने भी ओ संबंधी नियम होंगे, जितना भी ओ का वो एग्जाम्पल होंगे, वो क्या होगा, उसमें पहले पद का भी मतलब होता है, पहले पद का भी कोई मीनिंग बैठता है, मन, पहले पद का भी मीनिंग बैठता है, समझ रहे हो। लेकिन जो रे में होता है वो क्या होता है, उसमें ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा चलेगी, प्लस में पहला जो वो होता है ना पद, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो नी प्लस में आशा का क्या बन गया, निराशा। अगर इसका हम खंडन भी करेंगे तो क्या करेंगे, नी प्लस में आशा, तो नी का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। ये हमारी वैसे भी हर बार मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी मतलब नहीं बनता कि कोई चीज आ जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख सकते हो, एक साइकिल भी नहीं सीख सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो साइकिल भी नहीं आएगी। ये तो पढ़ाई है। अगला जो हमारा नियम है वो शय, से और सह संबंधी है, ठीक है। तो पहले हम शय संबंधी नियम बताते हैं। सह संबंधी नियम में यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले, यानी कि अगर यहाँ पे कोई हमारा विसर्ग है, कोई वर्ड है, उससे पहले अगर कोई स्वर आ जाता है ना। और दूसरा बाद में क्या हो, च, छ और क्या, शय, खुद शय। तो कौन सा नियम बता रही हूँ मैं, शय संबंधी नियम, शय का नियम। ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है, इनमें बस किसका बदलाव है, इसमें ए आता है और इसमें ई और ऊ आते हैं, इसमें ये बस, बाकी ये ये आएगा और ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेयर। इसमें डिफरेंट पता चल गया होगा, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो प्लीज कमेंट कर देना। शय संबंधी नियम, शय में क्या बताया था मैंने, बताइए, जैसे अभी बताया था मैंने, जिसमें च, छ और खुद शय हो, ठीक है। च, छ, शय तो क्या हो जाता है, शय हो जाता है। और शय हम कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वर्ण व्यंजन होते हैं वो हमेशा आधे लिखे जाते हैं, जब तक उन्हें स्वर से नहीं जोड़ा जाए, यानी कि हलंत लग के, पहले भी समझाया था मैंने, हलंत लग के वो जोड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नी प्लस में छल, ठीक है, नी प्लस में छल, तो क्या हो गया, क्या आएगा, छ आ गया। क्या नियम था इसका, या तो छ आना चाहिए, या छ आना चाहिए, या खुद शय आना चाहिए। ये तीन आएंगे तो क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा, निश्चल, निश्चल। अब आधा शय आएगा, मैं पहले ही बता चुकी थी, आधा शय आएगा, क्योंकि जो व्यंजन होता है हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। जो भी व्यंजन का शब्द होता है वर्ण, वो ऐसे लिखे जाते हैं। आगे हमारा जो अगला नियम है, ये तो हो गया क्लियर, कि जिसमें च आ जाए, छ आ जाए, शय आ जाए, उसमें क्या हो जाता है, शय हो जाता है। च का नियम देख लीजिए, जैसे नी प्लस में चिन्ह, प्लस में चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत, हो गया ना। ये मात्रा शय पर आकर च पर चली गई है। नेक्स्ट हमारा नियम है सह संबंधी नियम। सह संबंधी नियम में क्या है कि अगर विसर्ग के बाद त या थ आ जाए तो वो हमारा शय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नम है प्लस में ते, तो ते ध्यान रखना, थे तो बहुत ही कम आते हैं। सह संबंधी, ये वाला
से, सपेरा वाला से, तीनों शय के नियम है इसके। अभी मैंने कौन सा बताया, षटकोण वाला, अब से सड़क वाला, ठीक है, का नियम। बस इसमें एक ही नियम है कि इसमें विसर्ग के बाद क्या है, तय या थे। तो थे तो बहुत ही कम आते हैं, तय के नियम ज्यादा आते हैं, क्योंकि थे का ऐसा कोई नियम है नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन तय के बहुत है। जैसे न में प्लस में ते, तो ते आ गया, क्या बताया था कि ते आ जाए विसर्ग के बाद, तो क्या बन गया, नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, इस तरीके से। और इन नियमों में जो मैंने पहला ओ का बताया था, उसमें भी अपवाद है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनमें अपवाद बहुत मिलते हैं, विसर्ग संधि में खासकर मिलते हैं अपवाद। क्योंकि अब बहुत से नियम है, जैसे दु प्लस में अब बताया था मैंने, हम दु को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, विसर्ग से लगा के ही यूज करते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, विसर्ग ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। तो बहुत सारे अपवाद हैं, वो आप अपन प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप जान लोगे, ठीक है, कौन कौन से अपवाद हैं। तो हमारा से का और हो गया शय, यानी कि षटकोण वाला शय का नियम। तो इसमें क्या पहले ई या उ आना चाहिए, ई या उ, यानी कि ई से इमली और उ से लुल्लू, छोटे वाले, और बाद में कौन से आएंगे, एक एक वर्ण छोड़कर, ये वाला इसे छोड़ देंगे, ये वाला इसे छोड़ देंगे, ये वाला, पहले दो, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, पहले वर्ग का कितना आएगा, 2 वर्ण आए, तीसरे का और पांचवे का, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें एक तरीके से लर्न ही करने पड़ेंगे, ये रट ही नहीं जाएंगे, ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहला दूसरा हमने स्किप कर दिया, यानी कि इवन नंबर ना हो गए, ऑड नंबर, तीसरा और पांचवा ये आ जाए किसके बाद, ई या ऊ के बाद, तो क्या हो जाता है, शय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नी प्लस में कपट, तो क्या होता है, क्या बताया था मैंने, क्या आ गया, क्या हो गया, निष्कपट, है ना, हो गया ना, निष्कपट आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, कै खे टे ठे और पै फे, ये छह वर्ण आपको याद रखने हैं इस शय में, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, शय आ जाएगा आधा, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ आपको, हम हमेशा जो व्यंजन होते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, चाहे वो कुछ भी है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम उसे असली फॉर्म में लिखें तो उनका असली ये है, ये क्या है, शय का असली ये है, मतलब कि इनकी जो पीछे की लाइन है वो कम हो जाती है, आधा हो जाता है। अ की आवाज़ आती है ना, अ की ध्वनि खत्म होकर तब हम ऐसे लिखेंगे, हम इसमें अ की ध्वनि बहुत कम बोलेंगे, आएगी नहीं, तरीके से तो बोलेंगे तो इसमें अ की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, तब होते हैं वो व्यंजन, है ना। उसके बाद हमारा ये हो गया शय का नियम, और इसमें और एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, जैसे निष्ठुर, नी प्लस में ठुर, तो कौन सा आ गया, ठेठेरा आ गया, है ना। ये सारे मतलब कि आप नियम आप याद करोगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। जैसे हर सवाल को हम सीखते हैं तो उससे पहले हमें फॉर्मूले आने चाहिए, तभी वो सवाल उसमें फिट बैठता है, वरना घूमते रह जाते हैं। तो फॉर्मूले भी आने ज़रूरी है, ये नहीं है मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपके इंग्लिश में भी मिलेंगे और आपको हिंदी में मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, चाहे हम डेली यूज़ में उस लैंग्वेज को बोल रहे हो, लेकिन वो अगर उसे हम गहराई से पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा टफ दिखने लगती है। अगर हम सच्चे मन से पढ़ेंगे तो सब चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग का लोप हो जाना। उसमें यही है कि छः के बाद, ये तो विसर्ग का लोप तो सब में ही हो जाता है और कुछ नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये विसर्ग लोप हो गई, मैंने पहले नियम बताया उसमें विसर्ग लोप हो गई, तो विसर्ग तो सब में लोप हो जाती है, जैसे कुछ में नहीं होती है। किस किस में नहीं होती है, जैसे विसर्ग में परिवर्तन जिसमें नहीं होता उसका नियम है, यदि पूर्व में ए हो तो और बाद में कै खे पे फे हो तो विसर्ग परिवर्तन हो, नहीं होता है। कै खे और पे फे हो तो यही वाला नियम है इसमें आ गया। कुछ में होता है, ये अपवाद में चलते हैं, जैसे रज कर्ण तो रजह कर्ण, ठीक है। जैसे दुख का बताया था मैंने, दु प्लस में ख, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे है पुनः प्लस में फलित, तो उसमें भी विसर्ग ऐसी की ऐसी आ जाएगी, पुनः प्लस में फलित।
तो ये हमारे विसर्ग हैं, आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, तब ये आपको आएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।